गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही है अपनी, केमिस्ट्री ऑफ 3D एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक की 3D श्रेणी के तत्व हैं, उनका रसायन है, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनके द्वारा बनाए जाने वाले जो कॉम्प्लेक्स या संकुल होते हैं उनकी चुंबकीय गुण किस प्रकार से होते हैं वो हमने कल की क्लास में पढ़े थे। उसके बाद में अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी 3D श्रेणी के तत्वों की, वो रहेगी मेटालिक नेचर, यानी हिंदी में बोलेंगे हम इसको धात्विक प्रकृति। मेटालिक नेचर या इसको बोला जाएगा धात्विक प्रकृति। ठीक है, अब ये डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनका अपने को पता ही है, ये सारे के सारे क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या लिखा जाएगा कि डी ब्लॉक की जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक की 3D श्रेणी है, उसकी बात ही करें हम। 3D श्रेणी के सारे तत्व क्या होते हैं, कठोर होते हैं, तन्य होते हैं और इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इनके गलनांक और इनके क्वथनांक का मान क्या होता है, अधिक होता है, उच्च होगा। इन सभी को देखते हुए क्या कहा गया कि 3D श्रेणी के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे क्या हैं, धातुएं हैं, क्योंकि धातुओं की प्रॉपर्टी, ये सारे धातुओं के गुण होते हैं और यही गुण 3D श्रेणी के तत्वों के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इस कारण से बोला जाएगा कि 3D श्रेणी की सभी तत्व क्या हैं, धातुएं हैं। उसके बाद में आता है कि जो 3D श्रेणी की धातुएं, अब एस ब्लॉक के जो दो वर्ग हैं, फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग, इन ये भी क्या है, धातुएं हैं, अक्षार धातुएं और अक्षार ये मर्द धातुएं। लेकिन एस ब्लॉक वाले धातुओं की तुलना में डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, धातुएं हैं, उनका आकार कम होने के कारण ये क्या होती है, उनकी तुलना में अधिक कठोर होती है। ठीक है, यानी इनके धात्विक गुण हैं वो एस ब्लॉक की जो धातुएं उनकी तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती हैं। एक तो ये इस कारण से। दूसरा क्या होता है कि 3D श्रेणी की जो धातुएं हैं, तत्व हैं, उनमें मैग्नीज अपवाद को छोड़ करके बाकी सभी हैं वो 3 प्रकार की निबिड़ संकुलित संरचना, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, उसमें पाए जाएंगे। तीनों स्ट्रक्चर्स का नाम रहेगा BCC, FCC और HCP। तो इसमें लिखा जाएगा कि 3D श्रेणी की जितनी भी धातुएं हैं उसमें से मैग्नीज अपवाद को छोड़कर बाकी सभी धातुएं हैं वो 3 प्रकार की निकटतम संकुलित संरचनाएं बनाते हैं। अब इसमें BCC की फुल फॉर्म क्या रहेगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, काय केंद्रित घनीय। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित घनीय। और HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो 3D श्रेणी की धातुएं हैं उसमें से मैग्नीज के अलावा बाकी सभी धातुएं हैं वो निम्न 3 प्रकार की संरचनाओं में या 3 प्रकार की क्लोज पैकिंग में पाई जाती है। मैग्नीज नहीं पाया जाता इनमें से किसी में भी। ठीक है, उसके बाद में इसमें इनकी धात्विक प्रकृति क्यों बताई जाती है, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा कि 3D श्रेणी की जो धातुएं हैं उनमें प्रेजेंट जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कौन से वाले, जो डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अयुग्मित कक्षकों में उपस्थित डी कक्षकों में उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके कारण से धातु का क्रिस्टल है, जैसे कि अपने को मिल गया आयरन का क्रिस्टल। इस आयरन के क्रिस्टल में इस आयरन के अयुग्मित डी ऑर्बिटल्स और इस आयरन के दूसरे आयरन परमाणु के अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपस में जुड़ करके इस मेटल का आपस में जुड़ करके धातु बंध बनाते हैं, जिसे मेटालिक बॉन्ड या धात्विक बंध कहा जाता है। इस धात्विक बंध की जो सामर्थ्य होती है वो ज्यादा होती है, इस कारण से इनकी धात्विक प्रकृति है वो क्या हो जाती है, धात्विक सामर्थ्य है वो बढ़ती जाती है। तो ये धात्विक प्रकृति क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें क्या बनता है, इनमें धातु परमाणुओं में उपस्थित जो डी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में धात्विक बंध बनाते हैं, इस कारण से इनकी धात्विक सामर्थ्य या धात्विक प्रकृति है वो बढ़ती जाती है। ठीक है,
उसके बाद में आता है कि इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ चलते हैं तो डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है। तो इसमें धात्विक बंध जो बनता है मेटल मेटल के बीच में, वो अधिक संख्या बनेंगे। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसे स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन है तो दो स्कैंडियम की धातुओं के बीच में एक धात्विक बॉन्ड बनेगा। स्कैंडियम के बाद में आगे टाइटेनियम, इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दो दो टाइटेनियम के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। वेनेडियम में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। क्रोमियम के अंदर 5 वाला बॉन्ड बनेगा, क्योंकि क्रोमियम के 3d5 होते हैं। तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे धात्विक बंधों की संख्या बढ़ने से उनकी धात्विक सामर्थ्य है वो बढ़ती जाती है, अर्थात उनके गलनांक और कवचनांक के मान है वो बढ़ते जाएंगे। उसके बाद क्रोमियम से लेकर के जब हम जिंक की तरफ चलते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होने के साथ साथ में उनके अंदर जो धात्विक बंध प्रेजेंट होते हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी, तो उनकी धात्विक सामर्थ्य है वो भी कम होती जाती है। ऐसा लिखा जाएगा इसमें धात्विक प्रकृति के अंदर। ठीक है, ये रहेगा इसमें धात्विक प्रकृति वाला। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी हिंदी में बोला जाएगा इसको क्रियाशीलता। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आता है क्रियाशीलता के अंदर, वो क्वेश्चन आएगा। अब एस ब्लॉक वाले तत्व जो हैं वो भी धातुएं ही हैं और डी ब्लॉक वाली भी क्या है, धातुएं। तो क्वेश्चन ये आता है कि एस ब्लॉक धातुओं की तुलना में डी ब्लॉक की धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है, क्यों? क्वेश्चन क्या रहेगा कि एस ब्लॉक की धातुओं की तुलना में डी ब्लॉक की धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है, क्यों? ठीक है, धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है मेटल्स के लिए जो रिएक्टिविटी होती है उसको किससे डिटरमाइन करते हैं? मोस्टली उसको डिटरमाइन करते हैं उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा के द्वारा। क्यों करते हैं? क्योंकि जो धातुएं होती हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागती है कौन सी ऊर्जा के द्वारा? आयनन ऊर्जा के द्वारा। यदि इनकी आयनन ऊर्जा कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देंगी, तो बोला जाएगा कि वो धातु क्या है? अधिक क्रियाशील है। जिस धातु के लिए आयनन ऊर्जा का मान कम होता है वह धातु इलेक्ट्रॉन्स आसानी से त्याग देती है, इसलिए उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। जबकि वह धातु जिसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर पाती है, इस कारण से उसकी क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। अब एस ब्लॉक वाली जो धातुएं हैं और डी ब्लॉक में 3D श्रेणी की बात करें, इसमें क्या बोला जाएगा कि एस ब्लॉक वाली धातुओं का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। साइज बड़ा होगा, साइज आई एक दूसरे क्या व्युत्क्रमानुपाती है। साइज बड़ा होगा तो इनकी आयनन ऊर्जा जो होती है वो क्या रहेगी? लो होगी, कम होगी। जबकि 3D श्रेणी की जो धातुएं हैं उनका साइज क्या होता है? एस ब्लॉक वाली धातुओं की तुलना में छोटा होता है। साइज छोटा रहेगा तो इनकी आयनन ऊर्जा है वो क्या रहेगी? उच्च होती है। आयनन ऊर्जा डी ब्लॉक वाली धातुओं की उच्च है, छोटा आकार होने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है, इस कारण से इनकी रिएक्टिविटी है वो एस ब्लॉक धातुओं की तुलना में कम हो जाती है। क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा कि एस ब्लॉक धातुओं की तुलना में डी ब्लॉक वाली धातुओं की आकार छोटा होने के कारण उनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है, इस कारण से डी ब्लॉक वाली धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से डोनेट नहीं कर पाती हैं, अतः उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। और ये रिलेशन याद रखना कि धातुओं की क्रियाशीलता को उनकी आयनन ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है। एक तो ये कारण होता है डी ब्लॉक वाली धातुओं की क्रियाशीलता कम होने का। दूसरा कारण ये रहेगा कि डी ब्लॉक वाली धातुओं में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, अभी जो बताया था ना मेटालिक नेचर में, कि जो डी ब्लॉक की धातुएं हैं वो अपने अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की सहायता से क्या बनाती हैं? धात्विक बंध बना लेती हैं, इस कारण से इनकी कठोरता है वो बढ़ जाती है। अब एस ब्लॉक वाले जो धातु हैं उनमें कोई भी दो धातुओं के बीच में बंध नहीं पाया जाता है, लेकिन डी ब्लॉक वाली धातुओं में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होने के कारण से उनको तोड़ने के लिए या उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो किसमें बिजी हो गए? धातु बंध बना लिए उसने, तो वो फ्री नहीं है मुक्त होने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ही आसानी से मुक्त नहीं हो पाएंगे तो उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सेकंड कारण ये रहेगा कि
डी ब्लॉक वाले जो धातुएं हैं उनमें प्रबल धात्विक बंध बनने के कारण से इन धातुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मुक्त नहीं होते। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं त्याग पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर पाएंगे, तो इनकी क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। तीसरा इसमें आएगा कि इनकी जो सब्लिमेशन एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेंगे तो इनकी कठोरता ज्यादा होगी, कठोरता ज्यादा होगी तो इनकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान अधिक होता है। इस कारण से भी डी ब्लॉक की धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता एस ब्लॉक वाली धातुओं की तुलना में कम होती है। ये तीन कारण रहेंगे जिसके कारण से डी ब्लॉक वाली धातुओं की क्रियाशीलता एस ब्लॉक धातुओं की तुलना में कम हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ में डी ब्लॉक वाले जो धातुएं ना, जैसे कि 4D 5D श्रेणी वाली दो धातुएं, जैसे प्लेटिनम हो गई, ओरम धातु होगी, हालांकि ये 3D श्रेणी में नहीं है लेकिन ये 4D और 5D श्रेणी के अंदर है। ठीक है, तो इन ये जो धातुएं होती हैं इनकी क्रियाशीलता तो इतनी कम होती है, ये किसी के साथ में भी क्रिया नहीं करती है, प्लेटिनम और ओरम। इस कारण से जैसे अक्रिय गैस से होती है ना, उनके भाइतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णत्वरित होने के कारण से वे किसी भी अन्य परमाणु या आयन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। इस कारण से उनको हम इनर्ट गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस से बोलते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन आता है कि उत्कृष्ट धातुएं या इनर्ट मेटल्स किसे कहा जाता है। तो जैसे इनर्ट गैसें थी ना, उसके जैसे ही लक्षण ये दोनों शो करें, इसी कारण से इनको उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। कारण क्या रहेगा, इन दोनों धातुओं की क्रियाशीलता बहुत कम होने के कारण से प्लेटिनम व ओरम, प्लेटिनम और सोना, इन दोनों धातुओं को अक्रिय धातुएं या उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक, इसको बोले शॉर्ट में एमपी और ये रहेगा बीपी। तो इसमें क्या आता है कि डी ब्लॉक वाली धातुएं वो कठोर होती हैं क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक धातु बंध बनते हैं। इस कारण से इनकी कठोरता ज्यादा होती है। इसी कारण से इनके गलनांक और क्वथनांक है वो एस ब्लॉक वाली धातुओं की तुलना में अधिक होती है। अब बढ़ते करते कैसे देखिए, स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक चलेंगे, स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ चलेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो जो मेटल बॉन्ड है उनकी संख्या बढ़ेगी। इस कारण से यहाँ पे मेटालिक स्ट्रेंथ या धात्विक बंध की सामर्थ्य बढ़ जाती है। ये स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद जब हम क्रोमियम से जिंक की तरफ चल रहे हैं तो इनके डी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज होंगे तो धातु बंध कम संख्या में बनेंगे, कम संख्या में बनेंगे तो धात्विक बंध की सामर्थ्य वो भी डिक्रीज होती जा रही है। इसी कारण से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी जब क्रोमियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो कम होते जाते हैं। वैसे ये जो मरकरी के लिए आता है इसके अंदर कि कौन सी धातु है जो कि अपवाद होती है, बाकी सभी धातुएं सॉलिड स्टेट में केवल एक धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव रूप में होती है, वो रहेगी मरकरी, जो कि अपनी 5D सीरीज का एक एलिमेंट्स है। ठीक है, ये रहेगा इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद देखें आप नेक्स्ट रह जाएगा इसके अंदर घनत्व, डेंसिटी। सबसे पहले तो आता है कि घनत्व की परिभाषा क्या होती है। घनत्व की परिभाषा क्या होगी, निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या बोला जाएगा, घनत्व कहा जाता है। निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। निश्चित आयतन में उपस्थित, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, होता है ये एम/v में भी, जहाँ पे m क्या होगा, मोलर मास या द्रव्यमान, और v रहेगा उसका वॉल्यूम या आयतन। ठीक है, 3D श्रेणी की जो धातु है उनका घनत्व ज्ञात करेंगे तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि वो जितना उनका साइज होता है ना उस साइज को हम वॉल्यूम से कंसीडर करेंगे। और मोलर मास क्या होगा, उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, इन तीनों का जो द्रव्यमान होता है उनको ऐड करेंगे तो वो प्राप्त होगा मोलर मास। तो ये यहाँ पे रखेंगे।
तो इसमें आता है कि जैसे जैसे धातु का आकार ही क्या है यहाँ पे वॉल्यूम माने। तो इसमें परिभाषा में आएगा कि निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहा जाता है। अब इस 3D श्रेणी में स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक चलते हैं। तो पहले क्या होता है इसमें जड़ इफेक्टिव इसके अंदर क्या होता है इंक्रीज होता है और परिरक्षण प्रभाव कम होता है। जड़ इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज है वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी, साइज कम होती जाएगी। ये तो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि बाएं से दाएं स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ चल रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों ही बढ़ रहे हैं। तीनों बढ़ रहे हैं तो मास भी बढ़ रहा है, लेकिन साइज कम हो रही है। साइज को क्या मान रहे वॉल्यूम बोले, तो साइज कम हो रही है, साइज कम होगी। डी घनत्व है वो वॉल्यूम के व्युत्क्रम अनुपात है, साइज कम होगी घनत्व बढ़ेगा। सेकंड इस साइड चल रहे हैं क्रोमियम तक तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से तीनों बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों बढ़ेंगे, तीनों का द्रव्यमान भी बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो ये एम बढ़ रहा है, एम बढ़ रहा है तब एम इस डी के क्या है समानुपाती है। तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। इस कारण से स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ चलने पर डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। उसके बाद क्रोमियम से लेकर के जब हम निकल या जिंक निकल तक जाते हैं तो क्या होता है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आकार लगभग समान रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने से तीनों बढ़ रहे हैं, मोलर मास बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ भी डेंसिटी क्या होती जाती है इंक्रीज होती जाती है। लेकिन जब निकल से हम जिंक की तरफ चलेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है क्योंकि साइज क्या होता है इन दोनों में बढ़ता है, क्योंकि जड़ इफेक्टिव कम होता है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। इस कारण से निकल से जिंक की तरफ चलेंगे या फिर कॉपर से जिंक की तरफ माने निकल से जिंक की तरफ जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये कम होगा, लेकिन साथ में ये भी बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं हम डेंसिटी या घनत्व है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना द्रव्यमान भी तो बढ़ जाएगा। जब निकल से जिंक की तरफ जाएंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो भी घनत्व क्या होता है बढ़ जाता है। तो इसके लिए बोला जाता है कि 3D श्रेणी में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर उनका घनत्व बढ़ता जाता है। वो घनत्व क्या होता है वो हमने पढ़ ही लिया। घनत्व रहेगा अपना निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। ठीक है, ये था इसमें घनत्व वाला टॉपिक। घनत्व इसकी एक प्रॉपर्टीज है और ये वॉल्यूम याद रखना, साइज से जितनी साइज बढ़ेगी तो वो क्या बोलेंगे वॉल्यूम बढ़ रहा है, और मोलर मास है वो इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। सबसे भारी तत्व है वैसे क्या होता है इन तीनों में से न्यूट्रॉन्स है वो रहेगा। ये था अपना डेंसिटी घनत्व। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आएगी 3D श्रेणी के तत्वों की, वो रहेगी कैटालाइटिक एक्टिविटी। हिंदी में बोला जाएगा इसको उत्प्रेरकीय सक्रियता। ठीक है, उत्प्रेरकीय सक्रियता है ये क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि 3D श्रेणी की जो धातुएं हैं और उन धातुओं से मिलकर बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। इसलिए कहा जाएगा कि 3D श्रेणी की जो धातुएं होती हैं उनमें उत्प्रेरकीय सक्रियता पाई जाती है। और 3D श्रेणी की धातुओं में उत्प्रेरकीय सक्रियता क्यों पाई जाती है और कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, और इनके कौन कौन से ये खुद या इनके कौन कौन से यौगिक हैं जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए ठीक है।